बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी व्यूअर्स, आज हमने आपको चैप्टर नंबर 2 के पहले तो स्मार्ट सिलेबस के मुतल्लिक बताएंगे, फिर हम आपको इस चैप्टर नंबर 2 में मौजूद अहम शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतल्लिक बताएंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो अक्सर रिपीटेडली तकरीबन हर साल पेपर में आ रहे हैं, इनके मुतल्लिक इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम आपको स्मार्ट सिलेबस में मौजूद टॉपिक्स के मुतल्लिक बता देते हैं। बेटा सबसे पहले आपने ये इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक आपने करना है। कितना करना है? आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपने थ्रू आउट सारा पेज रीड कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने ये पैराग्राफ करना है बेटा, ये वाला। सही है जी। ये मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आपने जस्ट वही कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर करना है। ये आपने याद रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वाला टॉपिक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और ये स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। इसके बाद जो अगला पॉइंट जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स। जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका इंट्रोडक्शन करना है, सारा इसकी क्लासिफिकेशन नहीं करनी। समझ आ गई है बात की? इसके बाद आपने बेटा जी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिपिड्स करने हैं, और लिपिड्स भी आपने जस्ट इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक शामिल है वो है प्रोटीन्स। सर अली शेर ना बाहर आ गए, उनसे मिल लो ज़रा, बाहर ही उनसे टेस्ट लिखवा लो। अभी मिल लो, अंदर ना चले जाएं वो भी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। बेटा प्रोटीन्स आपने ये कंप्लीट करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये थ्रू आउट आपने सारा टॉपिक ही इसको समझना भी है, इसको पढ़ना भी है। इसमें काफ़ी सारे अहम शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं जो हम आपको अभी बता भी देंगे। इसके बाद बेटा जी आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करना है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ये आपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक इसको याद कर लेना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है और ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है। इसी लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक में चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद आपने जो लास्ट टॉपिक करना है वो होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए। बेटा आपने ये याद रखना है कि आपने न्यूक्लिक एसिड की यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट आउटलाइन आपने याद करनी है। आपने इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं डीएनए और आरएनए, ये आपने नहीं करने। ठीक है जी, समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 का ये तो था स्मार्ट सिलेबस। अब इस स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं ये मैं आपको बताता हूं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं हम।
फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के। सबसे पहले आपने बेटा बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। तो आपने बेटा अपने बायोकेमिस्ट्री की डिफाइन यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। अच्छा, इसमें आपको बताया क्या जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। बेटा बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपोनेंट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना केमिकल प्रोसेसेस, बेटा केमिकल प्रोसेसेस से मुराद केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जिंदा जानदार में पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे और जिंदा जानदार में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सही है जी, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ में आ जाना है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बताएगा कि जितने भी जिंदा जानदार हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिलने से बनते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं। और इस तरह इसी के साथ साथ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो जिंदा जानदार में पाए जाते हैं उनमें क्या क्या शामिल है। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं और साल्ट्स हैं। बेटा जी ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि जिंदा जानदार में मौजूद अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखें। तो आपने ये बताने हैं, ये जो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर बेटा इसके बाद अक्सर पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है ना बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल के दरमियान, जैसा कि पानी है, बैक्टीरियल सेल में कितना है 70%, मेमेलियन सेल में कितना है 70%। प्रोटीन्स कितनी है, बैक्टीरियल सेल में 15 है, मेमेलियन सेल में 18% है, ठीक है। अच्छा, कोई एक कंपोनेंट का डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है, तो आपने इस हिसाब से इस पूरे टेबल को रेडी कर लेना है। सही है, प्रिपेयर कर लेना है आपने बेटा। इसके बाद आपने बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। बेटा इस नेक्स्ट पेज में ये जो इतना पैराग्राफ है इसमें आपने बेटा जस्ट 3 डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है। वो 3 डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर 1 ये मेटाबॉलिज्म की डिफाइन है बेटा। मेटाबॉलिज्म की डिफाइन क्या होगी, all biochemical reactions taking place within a cell are collectively called metabolism। बेटा ये मेटाबॉलिज्म की डिफाइन अक्सर पेपर में आती है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आपने बेटा ये याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो आपने इन दोनों में भी डिफरेंस याद करना है और ये अक्सर पेपर में आता है। यहाँ से ये एनाबॉलिज्म की डिफाइन है बेटा, दोज रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उम्मीद है आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे
और मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे। सही है बेटा, समझ आ गई? हाँ बेटा, इसी तरह जो कैटाबॉलिज्म है ये इसके बिल्कुल उल्ट है। इसमें क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे और टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सही है, मैं जरा डायग्राम बना के आपको समझा भी देता हूं बेटा। जैसे बेटा एनाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं, एनाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, और यहां मैं कैटाबॉलिज्म की डिफाइन भी आपको समझा देता हूं। कैटाबॉलिज्म ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटेंगे और टूटकर क्या बनाएंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस बनाएंगे। सही है जी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इन दोनों की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की। अच्छा जी, इसके बाद हम बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत। अच्छा बेटा, आपको पता है कि पानी बहुत ज़्यादा इसेंशियल कंपाउंड है जो कि जिंदा जानदार में मौजूद होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना इस फर्स्ट पैराग्राफ में 3 अहम एमसीक्यूज मौजूद हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ कि जिंदा जानदार में पानी की जो परसेंटेज है वो 65 टू 89% है। ठीक है जी, और इस तरह इसके साथ साथ ये जो दूसरा एमसीक्यूज है वो ये है कि बोन सेल्स में कितने परसेंट पानी होता है, तो आपने बताना है 20% पानी होता है, ये याद रखना है आपने। और ब्रेन सेल में 85% वाटर होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये 3 एमसीक्यूज यहाँ मौजूद हैं कि ओवरऑल एक जिंदा जानदार में कितने से कितने परसेंट पानी है, फिर आपने ये बताना है बोन सेल्स में कितने परसेंट पानी है, फिर आपने ये बताना है ब्रेन सेल्स में कितने परसेंट पानी है। बेहतर तो ये है कि आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर आएगा बेटा। अच्छा, इसके बाद है पानी की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसके बाद हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी में ना बेटा एक एमसीक्यूज मौजूद है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कितनी है, वो 1 है बेटा। मतलब अगर हम पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से बढ़ा के 16 डिग्री करना चाह रहे हैं, कितने पानी का, 1 ग्राम पानी का, तो हमें 1 ग्राम पानी को जितनी हीट मुहैया करनी पड़ेगी वो है 1। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम इसी टॉपिक के अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसमें भी बेटा ये एक बड़ा अहम एमसीक्यूज मौजूद है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब ये कि अगर हम 1 किलोग्राम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें
574 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है जी, समझ आ गई बात की। हाँ बेटा, इसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी की आयोनाइजेशन मतलब जब पानी टूटता है तो पानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयंस बनाता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद है कि 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की मिकदार कितनी होती है। ये याद रखना, ये प्योर वाटर है, ठीक है जी। तो आपने बताना है कि 1 लीटर प्योर पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की तादाद 10 की ताकत -7 मोल पर लीटर है। सही है जी, समझ आ गई। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, कि पानी जो है वो हमारी हिफाजत भी कर रहा है, ठीक है जी। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी आंखों में ये जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, ये हमारी आंखों की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे वाइटल आर्गन्स हैं उनके गिर्द भी पानी एक कुशन फ्लूइड की शक्ल में मौजूद होता है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनकी हिफाजत कर रहा होता है। इसके बाद बेटा जी आपने करना है कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, चूंकि ये सिर्फ इतना पॉइंट है तो कोशिश करें आप इसको सारे को थारोली पढ़ें, लेकिन मैं इसमें से भी जो अहम चीज़ें हैं आपको बताने लगा हूँ। पहले तो आपने ये बात याद रखनी है, ये जो छोटी लाइंस होती हैं ना, जैसे ये लिखी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स अक्कर अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये पेपर में एमसीक्यूज बन सकता है। कैसे बन सकता है? यहाँ पे स्पेस दे दें, ब्लैंक छोड़ दें, लिख दिया जाए अक्कर्स अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, डैश अक्कर्स अबंडेंटली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नीचे ऑप्शन दे दिए जाएं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स। तो आपने बेटा कार्बोहाइड्रेट को चूज करना है। और ये जो छोटी छोटी लाइंस आ जाती हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ा करें बेटा, और ये अक्सर पेपर में ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट इंतहाई इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो तकरीबन तमाम जिंदा जानदारों में, तमाम जिंदा जानदारों के तमाम सेल्स में पाया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आपने ना यहाँ से कार्बोहाइड्रेट की लिटरल डेफिनेशन याद कर लेनी है, उसका लिटरल मीनिंग भी याद कर लेना है। ये इसका जनरल फार्मूला एमसीक्यूज में आ जाता है, ये भी आपने ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये जैसे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइंड एज polyhydroxy aldehyde are ketones are complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde are ketone subunits, ठीक है बेटा। अच्छा, ये मैं आपको ना ज़रा इसकी डेफिनेशन समझा भी देता हूँ। अभी हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, ऐसे कहा ना जी हमने। अब इसको ज़रा ध्यान से समझ लें बेटा। POLY, पोली का मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, C डबल बॉन्ड O, अगर तो दोनों साइडों पे H है तो ये भी मतलब ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ये क्या है? एल्डिहाइड है। और इसी तरह
सी डबल बॉन्ड ओ, अगर एक साइड पे H हो दूसरी साइड पे CH3 हो तो ये एसिटाल्डिहाइड है। दोनों ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। और अगर बेटा C डबल बॉन्ड O दोनों साइडों पे CH3 है तो ये क्या होगा, ये कीटोन होगा। सही है जी। अब ये ज़रा तवज्जो से समझें, अगर कीटोन या एल्डिहाइड इनके साथ काफ़ी सारी तादाद में OH जुड़े हुए हों तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। मतलब अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ काफ़ी सारी तादाद में OH ग्रुप्स जुड़ जाएं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है जी। जैसे ये राइबोस और ग्लूकोज की डायग्राम्स भी बनी हुई हैं। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये आपको इस पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी बेटा, उम्मीद है आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी, कार्बोहाइड्रेट्स का पता लग गया होगा। अब जैसे ये देखो ना, ये एक और लाइन मुझे नज़र आ गई है, द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। अब अगर आ जाए द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएं तो आपने बेटा ग्रीन प्लांट्स को टिक करना है। ठीक है जी। और ये भी एक डिफाइन मुझे नज़र आ गई है, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बेटा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कब बनते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेंगे तो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। सही है बेटा। हाँ बेटा, और ये जो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल वगैरह, हाँ बेटा ये बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद हम अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट है, इसके मुतल्लिक हम आपको बता दें। बेटा अगला टॉपिक है लिपिड्स। बेटा लिपिड्स में आपने जस्ट ये याद रखना है कि लिपिड्स बने कैसे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ बेटा, लिपिड्स फैटी एसिड के साथ जब ग्लिसरॉल जुड़ता है तो लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि लिपिड्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में एनर्जी क्यों स्टोर होती है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स के। अक्सर ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ से इसका जवाब बनेगा बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। सही है जी, ये इतना कर लेना है। फिर लिपिड्स की इम्पोर्टेंस भी आ सकती है कि लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ ये वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और वैक्सीज जो हैं, चूँकि ये लिपिड्स हैं, ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसी तरह जो क्यूटन है जो कि एपिडर्मिस के बाहर की तरफ मौजूद होती है, ये एवेपोरेटिव लॉस से बचा रही होती है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स को। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स वो पौधे होते हैं ना जो सहरा में उगते हैं, पानी की कमी वाले इलाके में उगते हैं। बेटा उन इलाकों में पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके गिर्द ये मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्वेलप्स
लिपिड्स की लेयर्स मौजूद होती हैं। अच्छा बेटा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आ जाता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड है। ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि लिपिड्स को हम किन किन अज्जा में, मतलब किन किन टाइप्स में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनाइड लिपिड्स। ठीक है जी। इनमें कैरोटीन्स और स्टीराइड्स भी शामिल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाता है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन्स हैं बेटा। बस ज़रा हिम्मत से सुनते रहे हैं। मुझे अंदाज़ा तो है आप लोगों के लिए पढ़ाई का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। थोड़ा सा काम रह गया है, बस ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुन लें। अच्छा बेटा, इसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं ये याद रखना, ये अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि सेल के ड्राई वेट के हिसाब से कितने % प्रोटीन है, तो आपने बताना है 50% प्रोटीन है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने ये भी याद रखना है प्रोटीन बनती कैसे हैं, अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनती है। सही है बेटा। प्रोटीन्स कैसे जुड़ेंगे, कैसे बनेंगी, अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनेंगी। अच्छा, प्रोटीन बनाने के लिए तकरीबन 3000 से लेकर या इससे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। सही है बेटा, समझ आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद आगे मज़ीद बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। जैसे अमाइनो एसिड के टोटल अमाइनो एसिड कितनी टाइप्स के हैं, तो आपने बताना है 170 टाइप्स के। तो उसमें से जो प्रोटीन फार्मिंग के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 25 हैं, और उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन फार्मिंग अमाइनो एसिड हैं वो 20 हैं बेटा। 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला ये यहाँ लिखा हुआ है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तवज्जो से याद करना है, क्योंकि अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट केमिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपने बताना है कि अमाइनो एसिड में सेंटर में ये जो कार्बन है इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। और ये जो COOH है ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये जो NH2 है ये कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। ये जो R जुड़ा हुआ है इसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। और ये नीचे हाइड्रोजन जुड़ी होगी बेटा। अच्छा बेटा, एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपने याद रखना है कि अभी हमने कहा कि प्रोटीन फार्मिंग बीस अमाइनो एसिड्स हैं। कितने, 20 अमाइनो एसिड्स। अच्छा बेटा, प्रोटीन बनाने वाले जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनका ये जो बनने का स्टाइल है ना बेटा, C OH और इधर NH2, इधर हाइड्रोजन, इधर R। ये तो जनरल इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक जनरल फार्मूला बना दिया है बेटा। जैसे जैसे ये R चेंज होता जाएगा अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। सही है। 20 के 20 अमाइनो एसिड का ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा ना ये सेम होगा, सिर्फ R चेंज होता जाएगा और अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। जैसा कि
ये जो ग्लेसाइन है ना बेटा, ग्लेसाइन ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें COOH NH2 हाइड्रोजन और R की जगह पे हाइड्रोजन जुड़ी होती है, जबकि एलानाइन ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इसमें क्या है, बाकी केमिकल फार्मूला सेम है, बाकी स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, और यहाँ R की जगह पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बात की। जैसा कि ये आपकी किताब में भी बेटा लिखा हुआ है, R may be a hydrogen atom as in glycine or CH3 as alanine or any other group। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है ना। सो अमाइनो एसिड मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ R ग्रुप। जैसे जैसे R ग्रुप चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा। पेप्टाइड बॉन्ड अक्सर ये पेपर में आ जाता है, तो आपने बताना है दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये मैं आपको अभी दस्ते पे समझा देता हूँ, इसे ध्यान से आप लोग समझ लें बेटा। बल्कि ये जो भी हमने डायग्राम बनाई है हम इसी से आपको समझा देते हैं बेटा। जैसे ये ग्लेसाइन अमाइनो एसिड है, ये एलानाइन अमाइनो एसिड है बेटा। इसका ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होगा इसमें से OH निकलेगी, सही है बेटा, क्या निकलेगी, OH। और ये जो अमाइनो ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पानी का मॉलिक्यूल। अब पीछे यहाँ क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया था तो एक बचा ना बेटा, तो एक हाइड्रोजन N के साथ इधर बॉन्ड बना लेगा, और इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन बचा था, ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन इनके दरमियान ये एक बॉन्ड बनेगा बेटा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। सही है जी, समझ आ गई आप लोगों को। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है। कार्बन और नाइट्रोजन कौन सी, अमाइनो एसिड्स की। एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप की कार्बन, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है बेटा। इसको समझ लिया आपने, इसको याद भी रखना है। इसके बाद बेटा आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करना है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने बेटा ये पूरे का पूरा थारोली यहाँ तक ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसमें चंद एक अहम MCQs मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि बेटा सबसे पहले अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था F सेंगर, ये उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक और MCQs यहाँ से कर लेना है, और ये कि इंसुलिन जो है, ये जो प्रोटीन है इंसुलिन, मैं ये लिख देता हूँ आपको बेटा। बेसिकली जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो है 51 अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। कितने, 51 अमाइनो एसिड्स। अच्छा बेटा, ये जो 51 अमाइनो एसिड्स होंगे ये दो चेन्स की शक्ल में होंगे। एक चेन में 30 अमाइनो एसिड होंगे
दूसरी चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है जी। और इसी तरह बेटा ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये 574 अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है बेटा। और ये 574 अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं? ये 4 चेन्स की शक्ल में जुड़ते हैं। ये 2 अल्फा चेन्स होती हैं और ये 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है बेटा, अल्फा चेन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद, 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूं। अल्फा चेन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है 141 और बीटा चेन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद होती है 146। सही है बेटा। ये टोटल अगर आप करेंगे तो कितने बनेंगे? 574 अमाइनो एसिड्स। ये किस में मौजूद है? ये हीमोग्लोबिन में मौजूद है। आपको ये तो पता होगा हीमोग्लोबिन कौन सी प्रोटीन है, मैं आपको बता भी देता हूँ। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है बेटा। और ये ऑक्सीजन कहाँ कैरी करती है? ब्लड में। ये भी याद रखना है। अच्छा बेटा, इसके बाद एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमें नज़र आ रहा है। जैसा कि ये लिखा हुआ है कि इंसानी जिस्म में 10,000 मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे ना कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन ये जो डिजीज़ है ये क्या है, तो आपने बताना है सिकल सेल हीमोग्लोबिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नॉर्मली तो ऐसे होता है ना बेटा कि हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं। बेटा सिकल सेल हीमोग्लोबिन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है ना वो ज़रा चेंज हो जाती है। ठीक है। पोजीशन चेंज होने की वजह से इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होकर रह जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये बड़े सिंपल से लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है बेटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आखिरी पॉइंट। जस्ट 2 मिनट और। मुझे पता है आपने बड़ी हिम्मत करके ये सुना है, तो आप इसको 2 मिनट और सुन लें तवज्जो से हैं। अच्छा बेटा, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले ना एफ मैस्चर एक साइंसदान गुजरा है, उसने 1869 में डिस्कवर किए थे। ठीक है। उसने इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा था? क्योंकि सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस थे, ये न्यूक्लियस जिसे कहते हैं ना कि न्यूक्लियस सेल के सॉरी ये जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि अच्छा जी बेटा, जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। बेटा न्यूक्लिक एसिड जो है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो आपने बताना है डीएनए प्लस आरएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एफ मैस्चर ने डिस्कवर किया था 1869 में। कहाँ से डिस्कवर किया था? पस सेल्स के न्यूक्लियाई से। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा है। अच्छा, ये डीएनए और आरएनए की
लॉन्ग फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं कि ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है, तो आपने बताना है डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनकी अकरेंस भी है, देखो ना कि डीएनए जो है ये क्रोमोसोम में पाया जाता है, न्यूक्लियाई में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम में पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा बस ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन और रह गए हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये बने कैसे हैं। तो बेटा मैं आपको बताता चलूं कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये 3 चीज़ों के मिलने से बनते हैं। सॉरी, अच्छा बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड बने कैसे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हैं बेटा ये न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3 चीज़ों का एसोसिएशन है बेटा। 5 कार्बन शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजिनस बेस, नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप। सही है बेटा। अच्छा बेटा 5 कार्बन शुगर कैसे होंगे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अच्छा मैं इसको लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगी। अब हम पहले तो ये डिस्कस कर लें कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि नाइट्रोजिनस बेसिस 5 किस्म की हैं: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अच्छा यूरासिल जो है ना बेटा ये आरएनए के केस में मौजूद होगी, डीएनए में ये मौजूद नहीं होगी, ये भी आपने याद रखना है। और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ती है डबल बॉन्ड के ज़रिए, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ती है ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं आपको पता होगा ये कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इस न्यूक्लियोटाइड की आपको समझ आ गई है बेटा? ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये किसकी बनाई है? न्यूक्लियोटाइड की बनाई है। अच्छा अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क बताएं, तो आपने क्या बताना है कि अगर 5 कार्बन शुगर्स के साथ नाइट्रोजिनस बेस मौजूद हो, ये 2 चीज़ें, 1 और ये 2, तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन दोनों चीज़ों के साथ साथ यानी कि नाइट्रोजिनस बेस और 5 कार्बन शुगर के साथ तीसरी चीज़ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो, देन वी कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सही है बेटा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है, प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स में फ़र्क। अच्छा बेटा ये जो प्यूरिन्स होती हैं
प्यूरिन्स जो हैं ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। सही है बेटा। और जो पैरामिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। बेटा डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, जबकि पैरामिडीन्स यानी कि सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साइटोसिन है, थाइमिन है और इसके साथ साथ यूरासिल है। ये सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से भी आइडेंटिफाई करवा देता हूँ बेटा। जैसा कि ये लिखा हुआ प्यूरिन्स और ये लिखा हुआ पैरामिडीन्स, इनमें भी बेटा अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है बेटा और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन एंड पैरामिडिन। और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। उम्मीद है बेटा आपको इस सारे के सारे टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस पूरे टॉपिक की अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आई तो बेटा आपने कमेंट सेक्शन में आके हमसे क्वेश्चंस पूछ लेने हैं। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा गाइड करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी मज़ीद बेटा अगर आपको किसी किस्म का कोई पढ़ाई में कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग बायोलॉजी तो अभी इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर दूँगा इसी वीडियो के लास्ट में, तो आप व्हाट्सएप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बेटा जितना भी इल्म हासिल करें उसको समझ के पढ़ें। अगर समझ के पढ़ लेंगे तो आपका फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। खुश रहें, मेहनत जारी रखें, पेपर करीब आ गए हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।